दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। और दोस्तों कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गॉड्स एडवाइस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, की, के। और एडवाइस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह या फिर कह सकते हैं सुझाव। तो क्या अर्थ हुआ, द गॉड्स एडवाइस मतलब कि भगवान की या कह सकते हैं ईश्वर की सलाह। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरा सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ पुअर बैगर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग और वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। दोस्तों जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों एक और बात यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे और यदि उस वाक्य में देयर का प्रयोग पहले होगा तो वहाँ पर देयर का वहाँ देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाएगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वंस एक बार, देयर वॉज ए पुअर बैगर मतलब एक बार एक गरीब भिखारी था। बैगर मतलब भिखारी। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक गरीब भिखारी था। वन डे ही वेंट टू मीट द विलेज हैड टू बैग फॉर मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो गो का मतलब होता है जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। और दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब को यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होता है। टू का यूज़ हम कंजक्शन के तौर पर करते हैं। और टू के बाद जब आप अगली वर्ब को मेंशन करेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, ही मतलब कि वह, वेंट गया, टू मीट मिलने के लिए, द विलेज हेड, विलेज हेड का मतलब होता है गाँव के मुखिया, गाँव के मुखिया से मिलने के लिए गया। टू बैग, दोस्तों अब देखिए ये BEG बैग, बैग का मतलब क्या होता है, विनती करना या फिर किसी चीज़ के लिए भीख मांगना, उसे बैग कहा जाता है। हेड तो वो विलेज हेड के पास गया टू बैग भीख मांगने के लिए, फॉर मनी पैसों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन डे एक दिन, ही वेंट टू मीट द विलेज हेड मतलब एक दिन वह गांव के मुखिया से मिलने गया, टू बैग फॉर मनी मतलब पैसों के लिए भीख मांगने के लिए गांव के मुखिया से मिलने के लिए गया। बट द विलेज हैड गॉन टू मीट द किंग टू आस्क फॉर ग्रांट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, देखिए इस वाक्य में आप देख रहे हैं यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गो का मतलब जाना, थर्ड फॉर्म गॉन। तो जब हम किसी भी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होता है, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था। जैसे मान लीजिए मैं वाक्य बनाता हूँ, मैंने खाना खाया था, मैं उससे मिला था, राजू यहाँ नहीं आया था, वे लोग आ चुके थे, उसने कार खरीदी थी मतलब आया था, गया था, लिया था, दिया था,
बोला था, बताया था, पढ़ाया था, खिलाया था, इस तरह का जो भी वाक्य जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई भी क्रिया को पूरा किया गया था किसी के द्वारा, इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट की क्या अच्छी बात है कि वहाँ पर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होगी, हैड, और साथ में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको हैड का यूज़ वहाँ पर करना होगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन द विलेज हैड, लेकिन जो विलेज हैड था मतलब गाँव का मुखिया था, हैड गॉन, वो गया हुआ था, टू मीट, मिलने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया दो वर्ब के वाक्य कैसे बनते हैं, यहाँ भी दो वर्ब का वाक्य बना है। पहली वर्ब के बाद टू लगाया गया टू कंजक्शन के रूप में, और उसके बाद जब आप अगली वर्ब को यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो क्या अर्थ हुआ? टू मीट, मिलने के लिए, द किंग, राजा से, टू आस्क और ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब होता है अनुग्रह, मतलब कि कुछ पैसे वगैरह चीज़ें, उन्हें ग्रांट्स कहते हैं। अनुदान भी इसका मतलब होता है। तो वो राजा के पास गया था किस चीज़ के लिए? अनुदान के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला? बट द विलेज हैड गॉन टू मीट द किंग टू आस्क फॉर ग्रांट्स, लेकिन गांव का मुखिया राजा से मिलने के लिए गया था, टू आस्क फॉर ग्रांट्स मतलब कि अनुदान मांगने के लिए, मतलब कि चीज़ों को कुछ मांगने के लिए राजा के पास गया था। और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, जिसके अंदर कोई वस्तु पैसे वगैरह होता है उसे अनुदान कहा जाता है। आगे देखिए, व्हेन द बैगर केम टू नो अबाउट इट ही थॉट दैट किंग मस्ट बी रिचर दैन द विलेज हैड एज ही वॉज हेल्पिंग द विलेज हेड। दोस्तों ये लंबा सेंटेंस है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। व्हेन द बैगर केम टू नो, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। देखिए, कम टू नो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है पता चलना, तो ये सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? केम टू नो। आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन, जब, द बैगर केम टू नो अबाउट इट, मतलब क्या हुआ कि जब भिखारी को इस बारे में पता चला, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक मतलब सोचना, सेकंड में थॉट, और ये भी पास्ट का वाक्य है। ही थॉट, उसने सोचा, या कह सकते हैं उसको लगा कि, दैट मतलब कि किंग मस्ट बी रिचर दैन द विलेज। और दोस्तों देखिए यहाँ पर रिच की जगह रिचर लगाया गया। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए RICH, रिच का मतलब होता है अमीर। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो कैसे होती है? रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो जब हम एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करेंगे तब हमें सेकंड डिग्री का यूज़ करना होगा, सेकंड सुपरलेटिव डिग्री। तो रिच की जो सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है वो है रिचर। तो यहाँ पर रिचर का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या सोचा? द किंग मस्ट बी रिचर दैन द विलेज हेड, मतलब कि राजा मस्ट बी मतलब कि अवश्य ही गाँव के मुखिया से ज़्यादा अमीर होगा, एज, क्योंकि ही वॉज हेल्पिंग द विलेज हेड, क्योंकि वो गाँव के मुखिया की मदद कर रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब भिखारी को इस बारे में पता चला तो उसे लगा, उसने सोचा कि जो राजा है वो अवश्य ही गांव के मुखिया से ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि वह गांव के मुखिया की मदद कर रहा है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक कहानी समझ ही आ गई होगी आपको। एक बार जो भिखारी था वो गया, कहाँ गया? वो एक गांव के मुखिया से मिलने के गया, उसको मतलब भीख मांगने के लिए। और जब वो गया वहाँ पर, तो जो गांव का मुखिया था वो गया हुआ था राजा के पास कुछ चीज़ों को मांगने के लिए। और जब इस बारे में भिखारी को पता चला तो उसने सोचा कि जो राजा है वो ज़रूर गांव के मुखिया से भी ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि वो गांव के मुखिया की ही मदद कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, डिसाइड में फैसला करने, निर्णय करना, उसने फैसला किया, निर्णय किया, टू गो, जाने का, टू द किंग, राजा के पास जाने का फैसला किया, फॉर बैगिंग, भीख मांगने के लिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए यहाँ पर भी दो वर्ब का प्रयोग किया गया। तो आज आपको इस कहानी में दो वर्ब का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और जब दूसरी वर्ब को जोड़ा गया उससे पहले टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करें तो दो वर्ब के वाक्य बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, निर्णय किया, टू गो, जाने का, टू द किंग, राजा के पास, फॉर बैगिंग, तो उसने अब राजा के पास जाने का फैसला किया भीख मांगने के लिए। चलिए आगे देखिए। ऑन हिज वे मतलब कि अपने रास्ते पर, ही सॉ, उसने देखा। दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म सो। ऑन हिज वे मतलब अपने रास्ते पर, ही सॉ, उसने देखा, अ लार्ज क्राउड, अ लार्ज मतलब बड़ा, और क्राउड मतलब भीड़, उसने एक बड़ी भीड़ को देखा, आउटसाइड अ टेम्पल, एक मंदिर के बाहर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला?
ऑन हिज वे मतलब कि अपने रास्ते पर, ही सो अ लार्ज क्राउड आउटसाइड ए टेम्पल मतलब कि उसने एक बड़ी भीड़ को एक मंदिर के बाहर देखा। When he inquired about it, he found that the king was asking God to keep his treasury full all the time। क्या अर्थ हुआ? When he inquired about it, ये भी पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। दोस्तों इंक्वायर का अर्थ होता है किसी विषय में पूछताछ करना, उसे इंक्वायर कहते हैं। और जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है इंक्वायर्ड। When he inquired about it मतलब जब उसने इस बारे में पूछताछ की, he found उसने पाया कि द किंग वॉज आस्किंग गॉड मतलब कि जो राजा है वो भगवान से कह रहा था टू कीप हिज ट्रेजरी फुल कि वो उसकी ट्रेजरी को मतलब खजाने को फुल रखें, मतलब कि भरा भरा हुआ रखें ऑल द टाइम, हर समय। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो उसे ही फाउंड उसने पाया कि जो राजा है वो ईश्वर से इस चीज़ की मांग कर रहा है, मतलब वो ईश्वर को बोल रहा है कि जो भगवान है वो उसके खजाने को हर समय भरा हुआ रखें। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द बेगर थॉट दैट गॉड मस्ट बी रिचर दैन द किंग। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक का मतलब होता है सोचना या फिर लगना, तो सेकंड फॉर्म है थॉट। स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिए, THOUGHT। नाउ द बेगर थॉट अब भिखारी ने सोचा कि गॉड मस्ट बी रिचर दैन द किंग। और दोस्तों देखिए यहाँ जो मस्ट बी का यूज़ किया गया है, ये जब आप किसी मोडाल्स में बी लगाते हैं तो वो कब लगाते हैं, जब आप उसके साथ एडजेक्टिव या नाउन को यूज़ करते हैं, तब हम बी का भी यूज़ करते हैं साथ में। बी मतलब होना। तो क्या अर्थ हुआ कि अब जो भिखारी था उसे लगा, उसने सोचा कि जो गॉड है मतलब जो भगवान है, ईश्वर हैं, मस्ट बी रिचर दैन द किंग, वो अवश्य ही राजा से ज़्यादा धनी होंगे, वो राजा से ज़्यादा अमीर होंगे। सो इसलिए ही वेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड टू बैग, इसलिए वह ईश्वर के भगवान के सामने गया। इन फ्रंट ऑफ गॉड मतलब भगवान के सामने गया, टू बैग भीख मांगने के लिए। गॉड सैड ईश्वर ने कहा, गॉड सैड मतलब ईश्वर ने कहा, या कह सकते हैं भगवान ने कहा, डियर चाइल्ड प्यारे बच्चे, यू शुड स्टॉप बैगिंग एंड अर्न योर लिविंग विद हार्ड वर्क। दोस्तों क्या मतलब हुआ? दोस्तों देखिए यहाँ इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग कब किया जाता है समझ लीजिए। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट भी बनाया था, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं एक शुड का वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं शुड को बड़े ही अच्छे तरह से अच्छे ढंग से समझाऊंगा, तो आप इसको समझ पाएंगे। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। शुड का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी वाक्य में किसी भी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं, हम दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी सलाह के बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, या मैं किसी और को सलाह दे रहा हूँ, या मैं खुद को सलाह दे रहा हूँ, आप किसी को सलाह देते हैं, तो सलाह को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए शुड का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। और जब आप शुड का प्रयोग करेंगे वर्तमान में, तो शुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। और यदि आप सलाह को पास्ट में दिखाना चाहते हैं, मतलब बीते हुए समय में, तब आपको क्या करना है, वहाँ पर शुड हैव का यूज़ करना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिलहाल यहाँ पे वर्तमान के बारे में बात हो रही है, तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। अब देखिए क्या मतलब निकला। गॉड सेड भगवान ने कहा, डियर चाइल्ड प्यारे बच्चे, यू शुड स्टॉप बैगिंग मतलब आपको भीख मांगना बंद कर देना चाहिए। एंड अर्न योर लिविंग, लिविंग मतलब क्या होता है? रोजी रोटी, जीविका। देखिए लिविंग का मतलब क्या होता है? जीविका, रोजी रोटी भी इसको कहा जाता है। जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, जो हम कमाई करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसे जीविका कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि जो उन्होंने क्या कहा कि आपको यू शुड स्टॉप बैगिंग, आपको भीख मांगना बंद कर देना चाहिए। एंड अर्न योर लिविंग, और अपनी आजीविका कमाना चाहिए विद हार्ड वर्क, और अपनी आजीविका को आपको मेहनत से कमाना चाहिए। हार्ड वर्क मतलब मेहनत। बहुत ही बड़ी दोस्तों बड़ी बात है ये कि हम सबको मेहनत से ही अपनी आजीविका कमानी चाहिए। आगे देखिए, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मतलब कि उस समय से लेकर, या कह सकते हैं उस समय से, द बैगर फॉलोड गॉड्स एडवाइस। फॉलो का मतलब होता है किसी चीज़ का मानना और किसी चीज़ का पालन करना। जो उस समय से लेकर जो बैगर था, भिखारी था, उसने ईश्वर की जो एडवाइस थी, जो भगवान की सलाह थी, जो उनका सुझाव था, उसका उसने पालन किया, उसका उसने माना। एंड वर्कड हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, और उसने अपनी लिविंग मतलब जीविका को कमाने के लिए उसने मेहनत की। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझाऊं।
कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बड़ी स्टोरीज़ होती हैं तो उसको जल्दी जल्दी कवर करना पड़ता है, तो उसमें कई बार कुछ छूट जाता है। लेकिन आज की कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मैंने पूरी कोशिश की है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप कुछ सीख सकें। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, कमेंट जब आप करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इससे मुझे ये भी महसूस होता है कि मैं सही वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट सही बना रहा हूँ। तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि कंटेंट आप ही के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपके जो कमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब आप कोई उसके अंदर कोई कमी निकालते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में बताते हैं जहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों उस पर भी मैं पूरा ध्यान देता हूँ। जब आप मुझे कोई सलाह देते हैं, कोई भी किसी भी तरह की चीज़, मतलब आप मुझे एडवाइस देते हैं अपनी समझ से, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसे पढूं और उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। बिकॉज गाइज व्हाट आई फील दैट वेन एवर आई मेक अ न्यू वीडियो, माई पर्पज़ इज़ दैट हु एवर कम्स टू माई चैनल, दैट पर्सन शुड बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट you guys that whenever you watch my videos, after watching the videos, do take out some time from your busy schedule and try to write a feedback or your any valuable suggestions, so that whenever you feel that this advice is going to be beneficial for my channel and this advice can beautify the quality of this video, then do not hesitate to give this advice or suggestions, valuable suggestions to me. Because whenever you provide me any type of good advice or any feedback, I always take it very seriously, and I always try to work hard to improve myself, to improve the quality of the videos, so that it can be more very beneficial for my subscriber. So guys, so far thank you so much for listening, and do like this video if you have enjoyed this, and please subscribe the channel if you have not subscribed. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.